Hello everyone, welcome to Major HS Skills बालनोई Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और आज करेंगे हम करंट अफेयर्स. स्टार्ट करने हैं करंट अफेयर्स फॉर जून. तो जून के करंट अफेयर्स होंगे और सभी मिक्स से करंट अफेयर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल हालांकि अलग अलग पार्ट्स में होंगे, अलग अलग क्लासेस में होंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके डिफेंस के करंट अफेयर्स है. डिफेंस में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कोई भी एक्सरसाइजेज है या कोई भी इस बार ट्राई कमीशन हुआ है 3 अलग अलग शिप्स का हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने किया. उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी है, इसी के अंदर है. इसी एनवायरमेंट के अंदर कुछ रामसर साइट्स ऐड हुई हैं. वो रामसर साइट देखेंगे हम एक बार, कौन कौन सी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं. उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज, कुछ प्लेसेस इन न्यूज हैं, इंटरनेशनल प्लेसेस हैं, नेशनल प्लेसेस हैं, उनके बारे में देखेंगे. और उसके साथ साथ कुछ हमारा रहेगा पॉलिटी का और गवर्नेंस का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो ये ब्रॉड टॉपिक्स होने वाले हैं हमारी क्लास के अंदर. चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करते हैं डिफेंस से, डिफेंस के करंट अफेयर्स से. चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट कुशा. जी हाँ, प्रोजेक्ट कुशा किस तरीके से होगा देखो ध्यान से. ये तो है आपका प्रोजेक्ट कुशा, हेडिंग है. ये कॉन्टेक्स्ट है कि किस लिए न्यूज में रहा है ये टॉपिक. उसके साथ साथ दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट कुशा, ये प्रोजेक्ट कुशा के बारे में है. तो देखिए क्या है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर राजनाथ सिंह जी हैं. इन्होंने अनाउंस किया है प्रोजेक्ट कुशा को एज अ पोटेंशियल गेम चेंजर फॉर इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इनॉग्रेटिंग द एडवांस्ड वाइल्ड वेपन कॉम्प्लेक्स एट डीआरडीओ. यानी कि इन्होंने एक एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया था डीआरडीओ के अंदर, और वहां पर प्रोजेक्ट कुशा के बारे में बताया था, जो कि एक क्या है सर, प्रोजेक्ट कुशा इज अ लॉन्ग रेंज इंडिजीनियस सरफेस टू मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. बस ये हमें याद रखने वाली बात है कि सर सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम है. और कैसा है वो भी सर, इंडिजीनियस है. और वो भी कैसा है, शॉर्ट रेंज नहीं है, इट इज एन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है. सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है हमारा. क्लियर. बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स. अब आपको अगर याद हो तो लास्ट के 2 मंथ में एक ही बार बार न्यूज में था, दैट इज सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र में भी मैंने आपको ये बताया था कि पीएम मोदी ने अनाउंस किया था हमारे इंडिपेंडेंस उसमें रिपब्लिक डे के पर कि हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे. और सुदर्शन चक्र में हम क्या बना रहे थे, हम एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे थे. क्या बना रहे थे, अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे थे. और वो एयर डिफेंस सिस्टम 3 अलग अलग लेयर्स में था, अलग अलग लेयर्स में था, जिसमें कि क्या था, एक लॉन्ग रेंज था, एक तो क्विक रिएक्शन था, एक आपका शॉर्ट रेंज था, और एक था लेजर बेस्ड था. तो 3 थे. उसी का ही एक पार्ट है प्रोजेक्ट कुशा. यानी सुदर्शन चक्र एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड अपना ये डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं. जैसे कि 3 उसमें मैंने आपको बताई थी. 3 कौन कौन सी है इसमें देखो ध्यान से. मिशन सुदर्शन चक्र जो मैंने आपको बताया था, अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025. This India is overarching initiative build a multi-layered air and missile defense system by 2035. उसके साथ साथ इसमें क्या था, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा जो है वो इसका कॉर्नर स्टोन है, यानी उसी का एक सब पार्ट है प्रोजेक्ट कुशा. क्लियर है. द फुल आर्किटेक्चर विल कंबाइन, क्या होगा, इसके अंदर एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम होगा. दिस इज प्रोजेक्ट कुशा. अब आप देखो जो हमारा सुदर्शन चक्र था उसमें जो 3 लेयर्ड हम बना रहे हैं, उसमें एक्चुअल में क्या था, उसमें एक तो QRSAM था जिसको मैंने बोला था, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और एक था वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. क्लियर. तो 2 ये थे, और एक था इसके अंदर फ्यूचर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. तो ये 3 लेयर्स को बनाकर मैंने बोला था मिशन सुदर्शन चक्र में हम मल्टी लेयर्ड या 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं. और उससे पहले एक और होगा, दैट इज लॉन्ग रेंज सिस्टम लाइक प्रोजेक्ट कुशा. तो ये कॉर्नरस्टोन है, उसी का पार्ट है. तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट कुशा क्या है, सुदर्शन चक्र क्या है, इनकी अहमियत क्या है, और क्या हुआ इसके अंदर. इट इज वाइडली रिगार्डेड एज इंडियाज होमग्रोन आंसर टू रशियाज S-400 ट्रायम्फ सिस्टम. ध्यान रखना सर, जो इस तरीके का, इसी बेस के ऊपर, इसी टेक्नोलॉजी की अलग टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन क्या होगा सर, कुछ ही इसी तरीके से होगा जैसे रशिया का एक ट्रायम्फ है.
जिसको बोलते हैं क्या S-400 बोलते हैं। 3 इंटरसेप्टर वेरिएंट्स होंगे, M1 होगा, M2 होगा, M3 होगा। इनकी अलग अलग रेंज है, ध्यान रखना। M1, M2, M3। M1 की 150 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है और अप टू 400 किलोमीटर की F3। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट कुछ आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज रिलेटेड टू द एयर डिफेंस सिस्टम, और इंडिया एक होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो कि लॉन्ग रेंज होगा, जो असिस्ट करेगा मिशन सुदर्शन चक्र में जो 3 लेयर्ड हम बना रहे हैं, जैसे कि एक क्विक रिएक्शन है, वेरी शॉर्ट रेंज है और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवीज ट्रिपल कमीशनिंग। जी हाँ, 3 अलग अलग शिप्स को कमीशन किया है हमने, 3 कमीशनिंग करी है इंडियन नेवी के अंदर, और ये भी अनाउंस किया था किसने? हमारे जो पीएम है उन्होंने एड्रेस किया था। ट्राई कमीशनिंग सेरेमनी ऑफ आईएनएस आग्रह था और दूनागिरी था और आईएनए संशोधक था। क्लियर है? कौन कौन से थे सर? आईएनए आग्रह था, उसके बाद दूनागिरी था और संशोधक था। इससे जस्ट पहले वाले महीने में एक और मैंने आपको कराया था, संशोधक और दूनागिरी मैंने बताया था। संशोधक मैंने उसमें कराया था, आपको याद होगा, तब आया था। ये किसने बनाया है वो भी बताया था, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया था। और उसके साथ साथ मैंने बताया जो नेक्स्ट आने वाला है दैट इज दूनागिरी। तो इनको एक साथ क्या किया गया है? एक साथ कमीशन किया गया है, और उसके साथ साथ एक आईएनएस आग्रह है। तो ये 3 शिप है जिनकी ट्राई कमीशनिंग हुई है। तो ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट में आ जाएगा कि ट्राई कमीशन जो हुई है उसमें कौन कौन से शिप्स इंक्लूडेड है। तो हिमगिरी वगैरह मत कर देना। तो क्या है? आईएनएस आग्रह है, दूनागिरी है और संशोधक है। क्लियर है? The historic tri commissioning is significant because each ship performs a distinct strategic role है। अलग अलग रोल्स हैं इनके, मैंने बताया था किसी भी शिप को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह पढ़ते हैं कि सर वो उसका टाइप क्या है, क्या वो फ्रिगेट है, कोई पेट्रोल वेसल है, या एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट है, क्या है वो। दूसरा मैंने किसने कमीशन किया है, नेवी ने है या इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है। और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वो बनाया किसने है, हु हैज बिल्ट दैट, किसने बनाया है वो। क्लियर है? समझ आई बात? तो ये 3 क्वेश्चन है इसी में ही। और 75% ऑफ द कंपोनेंट्स आर इंडिजिनियस, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्लियर? इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑल 3 शिप्स वर बिल्ट बाय जीआरसी, यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्लियर? तो किसने बनाए हैं ये? जीआरएसई कोलकाता ने ये तीनों ही बनाए हैं, लेकिन इनके टाइप, इनके काम अलग अलग हैं। कोई पेट्रोल वेसल है, तो कोई एक फ्रिगेट्स है, एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है। क्लियर हो रही है बात? आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब इनके 3 शिप्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, किसने बनाया है। क्लियर? चलिए 3 शिप्स। तो फर्स्ट शिप इज आईएनएस दूनागिरी, द ब्लू वाटर वॉरियर। क्या है ये? द ब्लू वाटर वॉरियर। आईएनएस दूनागिरी, द ब्लू वाटर वॉरियर। देखो ध्यान से, दूनागिरी इज स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है, बस इतना ध्यान रखना है। जो ये दूनागिरी है ये क्या है सर? दिस इज अ फ्रिगेट, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ 17A। ये ध्यान रखना है, और प्रोजेक्ट 17A के अंदर 3 फ्रिगेट्स बनाए गए थे, उनमें से सबसे लार्जेस्ट है ये आपका। क्लियर है? सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर? स्टेल्थ हियर मींस अ रिड्यूस्ड रडार एंड सेंसर विजिबिलिटी, नॉट कंप्लीट इनविजिबिलिटी। स्टेल्थ का मतलब होता है कि एकदम कंप्लीट इनविजिबिलिटी नहीं होगी रडार के अंदर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके मूवमेंट को और जो रडार सिस्टम को कम डिटेक्ट कर पाएगा। की वेपन्स एंड ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस इसके ऊपर लगा सकते हो। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं आपकी, मीडियम रेंज है जो हमारी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये सब है। उसके बाद सिस्टर शिप्स क्या है प्रोजेक्ट 17 के अंदर? इंक्लूड्स आयनर, ये नीलगिरी है, नीलगिरी नहीं है, नीलगिरी है, हेमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी। और आपको याद हो महेंद्रगिरी मैंने अभी कराया था लास्ट वाले में। क्लियर है? तो ये सिस्टर शिप्स हैं इसी की, जो आपकी दूनागिरी है। कौन कौन सी है? नीलगिरी है, हेमगिरी है, और नीलगिरी क्लास के ही है सारे के सारे। नीलगिरी इसमें आया था प्रोजेक्ट 17A के अंदर, और ये सारे क्या है? प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया क्या जा रहा है सर? बनाया ये जा रहा है फ्रिगेट्स। क्या बनाए जा रहे हैं? फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं इस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट 17A के अंदर। कौन कौन से हैं सर? ये है अलग अलग, नीलगिरी है, द्रोणागिरी है, और आपका उदयगिरी है, हिमगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी है इसके साथ साथ, और लास्ट में है दूनागिरी। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट शिप इसमें था हमारा, दैट इज संशोधक। ये क्या है? इट इज अ सर्वे वेसल है। क्या है ये? सर्वे वेसल। लास्ट
हालांकि लास्ट मंथ में हुआ था, लेकिन इसको ट्राई कमीशनिंग में इंक्लूड कर दिया गया तीनों को, तो ध्यान रखना। द आई बीनीथ द सी, यानी कि जो सर्वे वेसल है, आई बीनीथ द सी का मतलब होता है कि सर्वे करना, पूरा का पूरा ओशन बेड को सर्वे करना, आसपास के क्षेत्रों को सर्वे करना, मैपिंग वगैरह करना, उसके लिए यूज होता है, इसलिए बोला गया आई बीनीथ द सी, यानी समुद्र के अंदर एक आई है। संशोधक इज अ सर्वे वेसल, लार्ज है ये, इट इज जॉब टू मेजर एंड मैप द सी, मेजर करना है सी वगैरह को और मैपिंग करनी है क्या क्या उसमें अंदर टोपोग्राफी है, कैसा है, वाटर डेप्थ को देखना है, सी बेड फीचर्स को देखना है। मैंने बताया था सी बेड फीचर होते हैं, एबेसल प्लेन होता है, गायत्स होते हैं, सी माउंट होते हैं, मिड ओशनिक रिज होती है, तो ये इन सब चीजों को देखना। नेविगेशनल रूट्स क्या क्या है, डेप्थ कितनी है, शैलो वाटर कहां है, क्या नेविगेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, पोर्ट अप्रोच चैनल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लियर। ओशनोग्राफिक डाटा है, जो समुद्र से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो उसमें आएगा। उसके बाद इट इज इक्विप्ड विद ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स होते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, एंड मल्टी बीम इको साउंडर्स है। फोर्थ एंड लास्ट शिप है ये। उसके साथ साथ कौन कौन से, ये ध्यान रखना, इस जो सर्वे वेसल है ये लास्ट है, यानी 4 सर्वे वेसल बनाए गए थे, उसमें सबसे लास्ट क्या है, दिस इज संध्यक है, और उसके बाद ये, उससे पहले क्या था, संशोधक ये है, और उसके बाद संध्यक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑन अक्टूबर 2019, द 3 अलग है, संध्यक है, उसके साथ निर्देशक है और इक्षक है, और ये आप क्या हो गया, संशोधक। तो कौन है, संध्यक, उसके बाद निर्देशक, उसके बाद इक्षक, और लास्ट में क्या है, दिस इज संशोधक। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो क्या है सर, इट इज अ सर्वे वेसल इन दी 3 ट्राई कमीशनिंग, क्लियर। और पहला वाला क्या था, फ्रिगेट सागर नीलगिरी क्लास के अंदर जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाए जा रहे हैं, हेमगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी वगैरह को लगाकर। और लास्ट है, दिस इज INS आग्रह। INS आग्रह क्या है, कोस्टल सबमरीन हंटर, इसी से पता चल रहा है क्या बोला गया है इसको, दिस इज कॉल्ड द सबमरीन हंटर। कैसे, आग्रह इज द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट स्पेशलाइज्ड ऑफ 3, इट इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, इसको लिखा जाता है SWC। क्या लिखा जाता है, SWC, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। शैलो वाटरक्राफ्ट का मतलब होता है कोस्टल एरियाज में, यानी ज्यादा डीप वाटर्स में नहीं, ब्लू वाटर में नहीं, जो ब्राउन जिसको बोलते हैं ब्राउन वाटर्स में रहना है, इसको शैलो वाटर में रहना है, और वहां सबमरीन हमारे जो कोस्टल एरियाज पे आए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर है। तो इसके अलावा और कौन कौन थे, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था अनला क्लास के हैं, अंशदीप, अमीनी, अंद्रोत, आग्रह और अभय और अक्षय हैं, ये हैं उस क्लास के जितने भी हैं सारे के सारे। तो ध्यान रखना, आग्रह क्या है सर, इट इज एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है, शैलो वाटरक्राफ्ट है। उसके साथ साथ बनाए किसने गए हैं सर, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स और कलकत्ता ने बनाए हैं सारे के सारे। ओके, क्लियर है। तो तीनों के टाइप्स अलग अलग है, बहुत ध्यान से रखना। संशोधक सर्वे वेसल है, उसके साथ साथ संध्यक वगैरह भी थे, निर्देशक इक्षक थे, और जो आपका द्रोणागिरी है वो क्या है, वो फ्रिगेट्स है, जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर नीलगिरी क्लास बनाई जा रही है पूरी, हेमगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, विंध्यागिरी, द्रोणागिरी, नीलगिरी वगैरह ये सब है। और उसके साथ जो हमारा आग्रह है, इट इज अ एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सबमरीन के लिए है, सबमरीन हंटर बोला गया, क्लियर है। तो ध्यान रखना इसके साथ साथ। और इसके साथ क्या थे, अमीनी, अंद्रोत, अभय वगैरह थे, अक्षय थे, क्लियर। तो ये थे हमारी ट्राई कमीशनिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज 26 ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस है। तो ध्यान रखना, फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस में क्या है, लोकेशन ध्यान रखना एक तो, दूसरा इसके साथ साथ कुछ मोबाइल एप्स का लॉन्च किया गया है, मोबाइल एप्स का लॉन्च किया गया। पहले देख लो, ये 26 एक ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस है 2026, द यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 26 ऑल इंडिया फिंगर कॉन्फ्रेंस एट NCRB हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली के अंदर है, महिपालपुर उसके अंदर है इसका हेडक्वार्टर, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया। और ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस द मिनिस्टर लॉन्च्ड 4 न्यू NCRB एप्लीकेशंस। ये ध्यान रखना, एक तो NCRB अभिज्ञान है, एक CRPT है, और एक ई प्रोसिक्यूशन 2.0 है, एक ई फोरेंसिक्स 2.0 है। ध्यान रखना, चारों एप्स का नाम है, कब लॉन्च हुई, किस मीटिंग में लॉन्च हुई, ध्यान रखना। NSRB जो आपकी अभिज्ञान है, इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन इनेबलिंग द फील्ड पुलिस पर्सनल टू एक्सेस द नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस यूजिंग सर्टिफाइड फिंगर स्कैनर्स फॉर रियल टाइम सस्पेक्ट, यानी तभी के तभी तुरंत आप कुछ करके आए हो, आपकी फिंगरप्रिंट वहां से मैच करी और आपकी और ले ली साथ के साथ अपने, तो सब पता चल जाएगा कहां चोरी करके आए हो। उसके बाद है CRPI, क्राइम पर्सन आइडेंटिफिकेशन, अ मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस मैचिंग, DNA मैचिंग, एनहांस आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी एंड हेल्प्स आइडेंटिटी, यानी जितनी भी आपकी डेटा है सारा का सारा कहां होगा, उसी पर होगा। उसके बाद है ई फोरेंसिक्स 2.0 और ई प्रोसिक्यूशन 2.0। नाम काम क्या है,
पूछा जा सकता है, यूपीएससी कुछ भी पूछ लेगी सर, डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ लेगी, लेकिन चारों ऐप के नाम तो ध्यान रखना है। विज्ञान को भी याद रखना है, सीआरपीआई को भी ध्यान रखना है, ई फोरेंसिक्स को भी ध्यान रखना है, और ई प्रोसिक्यूशन 2.0 को ध्यान रखना है। और कब हुए हैं सर? ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 में इसको क्या किया गया है सर? इनोग्रेट किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ, आपको पता है पिछले लास्ट इस मंथ से पिछले मंथ में भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि जो हमारी आर्मी है उसने एक भैरो बटालियन को लॉन्च किया गया था, और इस बार जो लॉन्च किया जा रहा है दैट इज अ बाज बटालियन है। ये बाज बटालियन है, किस चीज से रिलेटेड है? बाज से पता चल रहा होगा सर, ड्रोन व्रोन से कुछ रिलेटेड होगी, उड़ने वालों से होगी। जी हाँ, बाज बटालियन है। तो जो टू बूस्ट इट्स सर्विलांस कैपेबिलिटी, इंडियन आर्मी ने रेस की है बाज बटालियन दैट विल प्रोवाइड फ्रंटलाइन यूनिट्स विद एडवांस एरिया सर्विलेंस एंड सिचुएशन अवेयरनेस टू। यानी जो आपके यूएवी होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, जो ड्रोन्स वगैरह हैं, उनके लिए है। क्या है? ध्यान से देखो। द आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेड ऑन मंडे दैट बाज बटालियन would build up an existing remotely pilot aircraft fights. An RP is a type of unmanned aerial vehicle that does not carry a human pilot on board, but it is actively flown from remote pilot station. यानी जो UAV ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं remotely piloted aircraft. यानी पायलट कहीं और बैठा रहता है, उसको क्या करता रहता है? उसको उड़ाता रहता है। एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट नहीं रहता है। तो आरपीए चलाएंगे ये जो बाज बटालियंस होगी, इनको ट्रेन किया जाएगा इसके अंदर। दीज बटालियन विल कंप्राइज स्पेशलिस्ट पूल ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल टू ऑपरेट एंड मैनेज आरपीए सिस्टम। यही जो मैंने बताया। क्या बताया सर? जो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट है इनको क्या करेंगे सर? इनको मैनेज करेंगे। दीज इनिशिएटिव एम टू एनहेंस इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनेंसिया कैपेबिलिटीज थ्रू इंटीग्रेटेड एरियल सर्विलेंस। तो मेन चीज वही है, फ्यूचर रेडी आर्मी बनानी। क्या बनाना है हमको? फ्यूचर रेडी आर्मी को बनाना है, ध्यान रखना। और उसके लिए क्या? बाज बटालियंस हैं, जो आरपीए सिस्टम्स हैं हमारे, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट्स हैं, जो यूएवी ड्रोन्स, बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड बटालियन बनाई जा रही है, दैट इज बाज बटालियन। ध्यान रखना, आर्मी बना रही है, कोई एयरफोर्स नहीं बना रही है, कोई नेवी नहीं बना रही है, इट इज अंडर द आर्मी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटेड। जी हाँ, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, डिफेंस के एस्पिरेंट है सर, बिल्कुल पता होगा सर, हमें तो पता है बिल्कुल। जी हाँ, कौन बना है? जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, नाउ द धीरज सेठ, द जनरल धीरज सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज द 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल धीरज सेठ। क्लियर है? ध्यान दो। कमीशन इन टू आर्मर्ड कोर्प्स में थे, ध्यान रखना, आर्मर्ड कोर के हैं ये। इन दिसंबर 1986 में कमीशन हुआ थे। उसके साथ साथ जनरल सेठ हैज सर्व अक्रॉस द वाइड स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, ही हैज कमांडेड एन आर्म्ड रेजिमेंट इन एन इंडिपेंडेंट ब्रिगेड, द एलीट 21 स्ट्राइक कोर है, सुदर्शन चक्र कोर बोलते हैं जिसको। साउथ वेस्टर्न कमांड को इन्होंने हेड किया है। लेटर साउदर्न कमांड बिफोर बिकमिंग द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। यानी इससे पहले आर्मी स्टाफ जो है उसके वाइस चीफ भी थे, उससे पहले इन्होंने साउदर्न कमांड को, वेस्टर्न कमांड को, और इसके साथ साथ जो 21 स्ट्राइक कोर है, सुदर्शन चक्र कोर बोलते हैं जिसको, उनको भी इन्होंने क्या किया है? लीड किया है। और जनरली आते किससे हैं सर? आर्मर्ड रेजिमेंट से, आर्मर्ड कोर से आते हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, और इन्होंने क्या किया है, जो हमारे जनरल साहब हैं, इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, या एक कह लीजिए आप एक रोड मैप है विजय का। तो आर्मी चीफ जो जनरल है हमारे, दैट इज जनरल धीरज सेठ, अनवील्स दी विजय रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स। यानी फ्यूचर रेडी फोर्स कैसे बनाएंगे सर? इन्होंने कुछ विजय का रोड मैप दिया है। तो जुलाई 2026 को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ऑन वेडनेसडे अनवील्ड अ रोड मैप टाइटल्ड विजय, outlining his vision for transforming the Indian Army into technology enabled future ready force capable of operating across multiple domains। ये 3-4 कीवर्ड्स हैं। to quote you can quote this in interviews, you can quote this in essay writings, anywhere you can quote that कि किस लिए ये है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब देख लो विजय है क्या, क्या रोड मैप दिया उन्होंने। V4 है, V रिप्रेजेंट द विजिलेंस। क्लियर है? I4 स्टैंड फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नए नए इनोवेशंस करने हैं, फ्यूचर रेडी अगर बनना है, साथ साथ चलना है सोसाइटी के। J सिग्निफाइज जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन का मतलब है जॉइंटनेस, अलग अलग फोर्सेस के बीच में, और इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह होनी चाहिए। उसके साथ ए आता है सर, जनरल सेठ एम्फसाइज इज आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आत्मनिर्भरता।
खुद बनाना है, कहीं बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई वेपन और ना ही कोई सर्विस, आत्मनिर्भर बनना है। एंड वाई स्टैंड्स फॉर युद्ध फर्स्ट, क्या है? रिफ्लेक्टिंग द आर्मीज फोकस ऑन एवरी सोल्जर फ्रॉम अग्निवीर टू वेटरन्स एज इट ग्रेटेस्ट, क्या है? योद्धा के ऊपर फोकस है, युद्ध नहीं, योद्धा के ऊपर फोकस करना है, यानी अपने सोल्जर्स के ऊपर फोकस करना है, अग्निवीर हो या कोई वेटरन हो या कोई रिटायर्ड हो, कुछ भी हो। क्लियर है, समझ आई बात? तो V फॉर विजिलेंस, I फॉर इनोवेशन, J फॉर जॉइंटनेस इंटीग्रेशन, और उसके साथ A फॉर क्या है? आत्मनिर्भरता है, एंड Y फॉर है योद्धा फर्स्ट, यानी फोकस ऑन योर सोल्जर्स, फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर कॉमराड। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। तो विजय ध्यान रखना, विजय की फुल फॉर्म याद रखना, किस चीज ने है, किसने दिया है और किस चीज से इसका लेना देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जी हां, जुलाई, और जुलाई नहीं, जुलाई 31 में जो हमारे नेवल कमांड है, वेस्टर्न नेवल कमांड, उसके कमांडिंग इन चीफ थे, इनको बनाया गया था। लेकिन अब जो हमारे कृष्ण स्वामीनाथन जी हैं, वो क्या बन गए हैं? He is now the new naval chief, the new naval chief. The vice admiral थे पहले कृष्ण स्वामीनाथन, assumed the charge of 34th flag officer commanding in chief of the naval staff. The flag officer was commissioned into Indian Navy on July 1987. तो कुछ बैच के 1987 के हैं। अब she is now the admiral, he is now the chief of naval staff. क्लियर है? क्या नाम है इनका? कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण स्वामीनाथन इज द चीफ ऑफ आर्मी, ओ चीफ ऑफ नेवी, सॉरी। क्लियर? चलिए, उसके साथ साथ कौन नहीं जानता इनको? सर सब जानते हैं। क्या नाम है इनका? सर राजीव घई जो है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, करंटली डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। और ये काम करती है सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के अंडर काम करती है। तो उसके जो है मिलिट्री एडवाइजर बना दिया गया है, किसको? घई साहब को बना दिया गया है। और ये मिलिट्री एडवाइजर है किसके? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जो सेक्रेटरीट है उसके ये मिलिट्री एडवाइजर बनने हैं, जो कि किसके? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवाल, उनके अंडर फंक्शन करती है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे राजीव घई के बारे में। नेक्स्ट, चलिए, ये थे हमारे कुछ किस चीज के? दीज वर दी डिफेंस के कुछ हमारे करंट अफेयर्स थे। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं। कुछ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारे लिए कुछ काम पर अगर है तो सबसे पहले है सूराताल। क्या है? सूराताल है। इंडिया रिसेंटली एडेड अ सूराताल इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो सूराताल है फ्लेमिंगोस के लिए बड़ी फेमस है, उसको क्या बना दिया गया है? सर रामसर वेटलैंड्स, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में ऐड किया गया है, यानी कि रामसर साइट बना दिया गया है। और टोटल अब हो जाती है सेंचुरी हो गई है इंडिया की। क्या हो गई है? सेंचुरी हो गई है। और बिल्कुल आना तय है क्वेश्चन कि कौन सी कौन सी जगह है वो जो 100th रामसर साइट बनी है इंडिया की, दैट इज बलिया डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है, सूराताल है। क्या है? समझ आई बात? है कहां पर ये एक बार देख लो। तो एक्चुअल में क्या है? ये ओक्सबो लेक है। क्या है ये? ओक्सबो लेक है। और गंगा जो है हमारी, गंगा निकलती है, गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। यहां से देखोगे आप, रामगंगा है, उसके बाद गोमती है, उसके बाद घाघरा है, गंतक है, कोसी है, महानंदा है, उसके बाद यमुना आकर मिलती है, सोन है, पुन वगैरह है। इसकी भी फिर यमुना की बहुत सारी है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, बहुत सारी रिवर्स हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरी है गंगा की, दैट इज घाघरा रिवर। क्या है? घाघरा रिवर है। तो घाघरा रिवर क्या करती है सर? मियंडरिंग करती है। क्या करती है? मियंडरिंग करती है। तो जब कोई रिवर मियंडरिंग करती है तो कभी कभी ऐसे मियंडर करते करते यहीं से डायरेक्ट रास्ता बना लेती है और बचती ये है, ये लेक बन जाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे पानी भरा रह जाता है इसमें। और ऐसी लेक को क्या बोलते हैं? ऐसी लेक को बोलते हैं सर, दिस इज ओक्सबो लेक। धनुष की तरह लगती है आपको। क्या लगती है? ओक्सबो लेक की तरह लगती है। तो ऐसी ही है ओक्सबो लेक। इट इज अ नेचुरल फ्रेश वाटर ओक्सबो लेक एंड सिचुएटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस रीजन ऑफ गंगा एंड घाघरा रिवर सिस्टम। बताया था मैंने आपको। इट इज फॉर्म्ड बाय द मियंडरिंग एंड कोर्स चेंज ऑफ द घाघरा रिवर। दिस एडिशन ब्रिंग्स उत्तर प्रदेश टोटली रामसर रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड 13। तो 13 हो गई है यूपी के अंदर। और टोटल इंडिया में कितनी हो गई है सर? 100 रामसर साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान सर, कितनी, अब सर
हमको 100 की 100 करनी है, नहीं करनी है भाई आपको 100 की 100, लेकिन एटलीस्ट आपको जो रिसेंटली रामसर साइट्स ऐड की गई हैं विद लोकेशन कहां कहां पर है, उनके नाम ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने बड़ा ही एक सिंपल सा आपकी सहूलियत के लिए टॉपिक दे दिया गया। हालांकि जो पिछले मंथ में मैंने कराया था उदयपुर झील वगैरह सब आपको मैंने कराए थे, गोगा बील लेक वगैरह जो है भी है बिहार के अंदर, कटिहार के अंदर, सब कराए हैं, लेकिन फिर भी देख लो। सभी से पहले हमने कही सूराताल, सूराताल को ही जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। किसके अंदर है? सूराताल, जयप्रकाश नारायण जो बर्ड सेंचुरी है बलिया के अंदर, उसी के अंदर ये सूराताल है, इसको बनाया गया है। उससे पहले एक शिखा झील थी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको रामसर साइट बनाया गया था। पटना के अंदर एटा के अंदर पटना बर्ड सेंचुरी है, एटा यूपी के अंदर है, और वहां पर एक पटना बर्ड सेंचुरी है एटा के अंदर, वो भी एक क्या है? रामसर साइट है। उसके साथ साथ एक छारी ढांड है गुजरात के अंदर, कच्छ के रीजन है, ये रामसर साइट बनाई गई। और कोपड़ा रिजर्वोयर तो आपको पता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोपड़ा बनाई गई थी, ये एक साथ थी, छारी डैम, कोपड़ा रिजर्वोयर और सिलसेरी वगैरह ये एक साथ बनाई गई थी, 3 थी, मैंने जब आपको पढ़ाया था मे बी फरवरी और मार्च के समय पर ये न्यूज चल रही थी। तो छारी ढांड है, कच्छ के रीजन में है। कोपड़ा रिजर्वोयर कहां पर है, या कोपड़ा जलाशय बोल देते हैं उसको, रीजन बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आता है हमारा सिलीसेर लेक, अलवर राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में। उसके बाद उदयपुर झील है, उदयपुर झील ध्यान रखना सर, उदयपुर झील राजस्थान उदयपुर में नहीं है, कहां है सर? बिहार में है उदयपुर झील। कहां है उदयपुर झील? फोटो देख के लग रहा होगा सर ये तो उदयपुर झील कहां है? राजस्थान में होगी सर, नहीं, बिहार के अंदर है आपकी उदयपुर झील, सिलसेरी झील। उसके बाद आता है गोगाबिल, ये भी बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर लगातार उस समय पर 2 अलग अलग वेटलैंड्स को ऐड किया गया था, जिसका नाम गोगाबिल था, उदयपुर था, और एक ध्यान रखना ये केचियो पालरी है, वेस्ट सिक्किम में ये वेटलैंड है, और एक ही मेनार है उदयपुर, ये मेनार उदयपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। क्लियर है? तो क्या है? मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये कहां पर है? दिस इज इन उदयपुर राजस्थान में है। और ये याद रखना उदयपुर झील, गोगाबील और सिलसेरी ये पिछले फैब के समय पर थी, और उसके साथ साथ ये शेखा, जयप्रकाश, पटना और छारी और कोपरा ये रिसेंटली के एडेड हैं। तो कम से कम इतने तो याद रखने ही रखने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। एटलीस्ट जो रिसेंट की 10 रामसर साइट्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, कोई भी सब्स्टिट्यूशन इसका नहीं है। 100 याद करनी है, मैं नहीं कहता आप 100 कर लीजिए, लेकिन ये बात है कि आपको कम से कम ये रिसेंट की जो 15-20 है ये तो याद करनी ही करनी है। टोटल कितनी है वो याद करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आता है नेक्स्ट नमो ऑक्सीजन पार्क्स। जी हां, नमो ऑक्सीजन पार्क्स बनाए जा रहे हैं कहां पर? हमारी आपकी कैपिटल में, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हां, देखो ध्यान से, जो यूनियन मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है जो हमारे, द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स अक्रॉस द दिल्ली ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सर कब बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? सर हमें नहीं पता, लेकिन पोल्यूशन कम करना है। 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सर थीम क्या है इसकी? थीम सर पता नहीं, क्या कोई स्कीम या कुछ ऐसा लॉन्च किया गया था 2024 में जिसका कुछ एक क्या बोलते हैं, जो उसके साथ साथ जो 5 जून में जो एनवायरमेंट डे था वो भी न्यूज में था। आगे देखेंगे इसके बारे में, देखेंगे क्या है। तो एनवायरमेंट डे पर क्या किया गया सर? ऑक्सीजन पार्क्स, नमो पार्क्स बनाए गए कहां पर? 18 न्यू दिल्ली के अंदर। दे आर अर्बन ग्रीन स्पेसेस हैं डेवलप टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन दिल्ली, इंप्रूव क्वालिटी एंड एनहेंस अर्बन बायोडाइवर्सिटी। यानी ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व्स अ टारगेट ऑफ 15 लाख ट्रीज हमें लगाने हैं टू प्लांट ड्यूरिंग दिस ईयर। दे सपोर्ट द नेशनल वाइड एक पेड़ मां के नाम, इस कैंपेन को ध्यान रखना, एक पेड़ मां के नाम, एक नेशन वाइड ये क्या था? एक कैंपेन है पेड़ लगाने के लिए, एक पेड़ मां के नाम। तो उसी के अंदर ये हमें नमो ऑक्सीजन पार्क जो है वो लॉन्च किए गए। क्लियर है? चलिए 2024 में लॉन्च किया गया था ये कैंपेन, जो एक पेड़ मां के नाम था। अभी इसका ये बोला जा रहा है कि एक पेड़ जो मां के नाम नमो 2.0 के अंदर है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल। अरे सर क्या फोटो दिखा रहे हो, खाने का मन करने लगा सर पाइनएप्पल। जी हां, एक क्वीन पाइनएप्पल है ये, क्वीन पाइनएप्पल, वन ऑफ द फेमस पाइनएप्पल ऑफ त्रिपुरा। जीआई टैग मिला हुआ है इनको, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है इनको।
क्वीन पाइनएप्पल बोलते हैं ये। और पाइनएप्पल का फेस्टिवल अभी किया गया था कहां पर, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में सर एक और हुआ था, बिल्कुल हाँ, एप्पल फेस्टिवल, ओ सॉरी मैंगो फेस्टिवल भी हुआ था। कहां हुआ था, अभी मैंगो फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। तो ऐसे ही एक पाइनएप्पल फेस्टिवल है। त्रिपुरा विल बी hosting the global pineapple festival 2026 in New Delhi only to make its famous GI tagged क्वीन पाइनएप्पल एट अ ग्लोबल ब्रांड। यानी कि फेमस किसके लिए है, क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा के लिए बहुत फेमस है, और उसको ग्लोबली थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने के लिए तो त्रिपुरा होस्ट कर रहा है इस पाइनएप्पल फेस्टिवल को न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर है, ध्यान से देखो। क्वीन पाइनएप्पल इज द स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, ये ध्यान रखने ना सर, ये तो बड़ी अच्छी खबर बता दी आपने। एंड इट इज नोन फॉर इट्स हाई स्वीटनेस एंड रिच न्यूट्रिशन वैल्यू। बहुत मीठा होता है मालिक, बहुत मीठा, ये बात तो है, खाया है, बहुत मीठा होता है। द इवेंट इज लिंक्ड टू रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन क्वीन पाइनएप्पल, अ 3-year फार्म टू मार्केट प्रोग्राम एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द पाइनएप्पल वैल्यू चेन विद एन एलोकेशन ऑफ 236 करोड़ रुपए। The mission aims to expand exports from Tripura and increase the farmers' income. Export is mainly in the country UAE, बांग्लादेश के अंदर है। अदर वेराइटी जो है वो क्यू पाइनएप्पल है। तो इस नाम का तो मत याद रखना कि सरकार थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहती है, जो क्वीन पाइनएप्पल है उनका प्रोडक्शन बढ़े, फार्मर्स की इनकम बढ़े, और उसके साथ साथ इसका ट्रेड बढ़े, यूएई बांग्लादेश आसपास के क्षेत्रों में इसका ट्रेड बढ़े। और उसके साथ साथ कोई दूसरी फेमस है, जी हाँ, एक क्वी पाइनएप्पल है, वो भी बहुत फेमस है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, जी हां, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। देखो अभी बात ही कर रहे थे सर, तो कब बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सर पता नहीं कब बनाया जाता है। 5 जून को बनाया जाता है, 5 जून 2026 में बनाया गया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। द प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेटेड द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन अचीविंग अ हिस्टोरिक ट्री प्लांटिंग माइलस्टोन अंडर दी एक पेड़ मां के नाम। यानी यूपी ने सबसे ज्यादा पेड़ लगा लिए हैं सर, ठीक है। और कैंपेन सिग्नलिंग अ मेजर इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रास रूट्स एनवायरमेंट मोबिलाइजेशन। तो एक पेड़ मां के नाम, ध्यान रखना है, ये कब लॉन्च की गई थी, अबाउट एक पेड़ मां के नाम, ट्रांसलेटिंग अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर, इज अ ग्लोबल मास ट्री प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 के अंदर लॉन्च करी गई थी। अ बिहेवियर नज एंड सिविक एंगेजमेंट by linking tree planting a material reverence, the campaign effectively operationalized the core philosophy of mission life। क्लियर है, encouraging। उसके बाद थोड़ा सा, इस बार जो एनवायरमेंट डे है 5 जून का, उसकी थीम क्या है उसको ध्यान रखना, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, दिस इज द थीम ऑफ 2026 एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। क्लियर है, चलें आगे। इस बार देख लो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होस्ट कंट्री कौन रही है, लेड बाय यूएनईपी। द ग्लोबल सेलिब्रेशन फॉर 2026 होस्टेड बाय दी अजरबैजान। किसके में, अजरबैजान है, कहां पर है सर, अजरबैजान अर्मेनिया। आपने सुना हो नगरबाग का एक डिस्प्यूट बहुत फेमस हुआ था, इनके बीच में वॉर हो गई थी। ईरान की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे आप तो आपको अजरबैजान अर्मेनिया वगैरह मिल जाएंगे, तो 2 कंट्रीज है वहां पर। तो यही अजरबैजान है जिसकी कैपिटल बाकू है। इसने क्या किया है सर, होस्ट किया है। द सिलेक्शन ऑफ अजरबैजान वाज स्ट्रेटेजिक, हैविंग होस्टेड अ यूएनएफसी। The country provides a continuous platform to lead the global climate agenda। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना इसके बारे में। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किसने इस बार होस्ट किया है, उसके साथ साथ उसकी थीम क्या है, इंडिया से एक पेड़ मां के नाम, ये कैंपेन क्या है, कब लॉन्च हुई है, यूपी का क्या रिलेशन है, तो इन सब चीजों को याद रखना। क्लियर है, आगे चलिए सर। भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। जी हां, भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। क्या है भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क? द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस हैव साइंड अ एमओयू टू एस्टैब्लिश अ भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। भी कौन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बना रहे हैं। और कहां में, हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में कहां भी सर, देवस्थल यानी कि नैनीताल उत्तराखंड के आसपास देवस्थल में हम क्या बना रहे हैं, भारत नेटवर्क भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। यानी क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जा रहा है। इट इज अ नेशनल क्लाइमेट मॉनिटरिंग इनिशिएटिव विद ट्विन ऑब्जेक्टिव है,
डेवलप अ लॉन्ग टर्म हाई प्रिसिजन क्लाइमेट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, जनरेट रिलायबल डाटा सेट अक्रॉस द कंट्री एंड डिटेक्ट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिकॉर्ड्स। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर है, उसको मॉनिटर करने के लिए और उसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ रहे हैं इन अ लॉन्ग टर्म, उसको देखने के लिए। क्लियर है? तो कहां बनाया जा रहा है? इतना ध्यान रखना, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि पहली बात तो भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है क्या, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे के अंदर, और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, इन्होंने साइन किया है क्या बनाने के लिए? एक भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। कहां पर? नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड, देवास स्थल के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा स्पेसिस इन न्यूज। जी हाँ, कुछ अलग अलग स्पीसीज हैं, स्पेसीज नहीं स्पीसीज हैं, जो जानवर हैं वो न्यूज में रहते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, कहां पर मिलते हैं, या किस नेशनल पार्क, पर्टिकुलर नेशनल पार्क में वो मिलते हैं। क्लियर है? चलो सबसे पहले है ग्रेटर होग बैजर है, ये होग साहब हैं, देखो ये बैजर है, ये है होग, ग्रेटर होग बैजर, खा रहे हैं मस्त घास। ठीक है, आपके लिए पढ़ने को दे दिया है कि मुझे पढ़ना है भाई, देखो। और मिलता कहां है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहां मिलता है सर? आर मोंक D1 D2, ये असम के नेशनल पार्क हैं। रायमोना, मानस, ओरांग और नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है और दिहांग दिबांग है। तो ये जो काजीरंगा है, आर मोंक है, इसमें मिलते हैं क्या? ये ग्रेट हॉर्न बैजर हैं, ये पाए जाते हैं भाई साहब। A first scientific report of greater horse badger, which is very large terrestrial mustile native to southeast, estimating about 55 individuals of the species in the national park. It is an omnivorous species. ये ध्यान रखना, क्या है सर? omnivorous है, has a gestation period of 150 to 285. Habitat कहाँ है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर मिलता है। दे आर नॉक्टर्नल एंड सोलिटरी स्पीसीज, हाईली फोसोरियल, बोरो डिगिंग, मतलब डिगिंग करते हैं, खोदते हैं। इन नेचर हेल्पिंग अ सोइल एरेशन एंड न्यूट्रिएंट रिडिस्ट्रीब्यूशन। कंजर्वेशन क्या है सर? IUCN की लिस्ट में वनरेबल है, वनरेबल है, ध्यान रखना। क्या है? IUCN की जो लिस्ट है, कंजर्वेशन जो लिस्ट है हमारी, उसमें क्या है? वनरेबल इसकी कैटेगरी है। और जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, उसमें इसको किसमें डाला हुआ है? शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। किसको? होग बैजर को। द ग्रेट होग बैजर जो है कहां मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क और असम में मिलते हैं। उनकी कैटेगरी क्या है? वल्नरेबल है, और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, ये ध्यान रखना बस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपकी मीशमी टाकिन। मीशमी टाकिन सर, मीशमी से तो कुछ याद आ गया। मीशमी से क्या याद आ गया सर? आप कुछ माउंटेन्स पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हैं सर? अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स पढ़ाते हैं सर। DMAM क्या पढ़ाते हैं? DMM, डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी। डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, DMAM। तो यही तो है मीशमी टकिन। अब बताओ कहां होगा मीशमी टकिन? सर ये तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मिलेगा सर। अब इसको केरला तो नहीं लगा दोगे। द रेयर मीशमी टकिन वाज स्पॉटेड इन सिक्किम, द टिंगदा फॉरेस्ट रिजर्व आफ्टर नियरली 3 decades। अ लार्ज गोट एंटीलोप स्पीसीज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ग्लोबली फाउंड इन इंडिया या तिब्बत एंड म्यांमार। वन ऑफ द 4 स्पीसीज ऑफ टकिन इज, और ये किसमें है? IUCN की सर वल्नरेबल कैटेगरी में है। उसके साथ साथ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर आती है। क्या आती है सर? मीशमी टकिन है। तो ध्यान रखना कहां मिली है? ये स्पॉट करी है सिक्किम में, स्पॉट करी गई है। कौन सा रिजर्व है? ये है तिंगदा रिजर्व है, फॉरेस्ट है उसका। क्लियर? चलिए उसके बाद अब आती है व्हाइट रम्प्ड वल्चर। क्या आती है सर? व्हाइट रम्प्ड वल्चर है। White rump vulture. Recently, a radio-tagged white rump vulture was released in Madumalai Tiger Reserve, Nilgiri Hills. Died of electrocution. It is an old world vulture native to South Asia and Southeast Asia. Habitat in open plains and fields. IUCN के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाइट रम्प्ड वल्चर जो हैं, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये कहां मिलते हैं सर? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है सर? नीलगिरी हिल्स के अंदर है, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिलता है। क्लियर है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको पता हो तो। आपने पढ़ दिया व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके साथ हमने क्या पढ़ा? मीशमी टकिन है, ये वल्नरेबल है। और उससे पहले क्या पढ़ा? होज बैजर है, जो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल रहा था, उसकी भी क्या है? दिस इज ऑल्सो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा प्लेसेस इन न्यूज के बारे में देख लेते हैं। प्लेसेस इन न्यूज के बारे में क्या है जी? देखो प्लेसेस इन न्यूज के बारे में कुछ ये है।
झारखंड गेट्स जीआई टैग्स फॉर 11 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको झारखंड के अंदर क्या मिला है सर, जीआई टैग्स मिला है। ध्यान रखना, कुछ भी पूछ लेगा, 11 में से कुछ भी पूछ लेगा, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। झारखंड रिसीव 11 GI टैग्स फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड हाईलाइटिंग इट्स ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, कुजीन है और स्ट्रेंथिंग इट्स कल्चरल आइडेंटिटी है। और क्या क्या है वो 11 के 11 प्रोडक्ट्स, देखो ध्यान से। सबसे पहले है भोया साड़ी है और फैब्रिक उच्ची सिल्क साड़ी है, केसरिया कलाकंद है और डोकरा क्राफ्ट है, तुमका चादर है, बरौनी पेंटिंग्स हैं, मुंडा ज्वेलरी है, झारखंड बैम्बू है, तुषार सिल्क है एंड जदोपतिया पेंटिंग है, पांचो साड़ी एंड फैब्रिक है। ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हो दैट इज ऑल्सो अ बरौनी पेंटिंग है। क्या बोलते हैं इसको, ये बरौनी पेंटिंग कहलाती है। इन सभी चीजों को क्या मिला है, झारखंड के अंदर जीआई टैग मिला है। अर्लियर सोराई पेंटिंग फ्रॉम झारखंड ऑल्सो रिसीव्ड जीआई टैग रिकॉग्निशन फ्रॉम इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस एंड लिवलीहुड। तो उससे पहले क्या है सर, जो उससे पहले जो सोराई पेंटिंग्स हैं उनको मिला था जीआई टैग। अभी कितने 11 प्रोडक्ट्स को झारखंड के अंदर जीआई टैग दिया गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एस्टोनिया, जी हां एस्टोनिया न्यूज में है। किस लिए न्यूज में था, एस्टोनिया आइज डीपर ट्रेड एंड डिफेंस टाइज विद इंडिया। तो सर एक तो न्यूज में है और इंडिया के साथ डीपर टाइज और देखने की बात चल रही है, तो फिर तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सर एस्टोनिया है कहां, सर एस्टोनिया कैपिटल टेलिन क्या है, ये रहा आपका बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये रहा नॉर्वे, ये रहा आपका क्या स्वीडन और ये रहा क्या आपका दिस इज योर फिनलैंड। तो फिनलैंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है नॉर्वे की, ध्यान रखना ऊपर से आगे शेयर करता है, यहां नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद सर ये तो यूरोप आ गया अब हमारी समझ में, हाँ यूरोप ही है। ये रहा ब्लैक सी, यहां पर है क्या, सॉरी रशिया है, ब्लैक सी इधर साइड है, यूक्रेन यहां पर है। क्लियर है, तो ये रहा बाल्टिक सी, यहां पर नॉर्थ सी है। यहीं पर एक छोटा सा देश है बेलारूस, लुथानिया, लातविया और एस्टोनिया, 3 कंट्रीज हैं ये। एस्टोनिया है, लातविया है और लुथानिया है, लिथुआनिया है। क्लियर है, उसमें जो ये एस्टोनिया है ये न्यूज में है। किस लिए न्यूज में है सर, एस्टोनिया गवर्नमेंट सीक्स एक्सपेंडेड ऑपरेशन कोऑपरेशन विद इंडिया डिफेंस साइबर सिक्योरिटी ट्रेड एंड एआई। एस्टोनिया रिलेशंस कैसे, इंडिया फर्स्ट रिकॉग्नाइज एस्टोनिया 1921। एस्टोनिया को पहली बार रिकॉग्नाइज इंडिया ने कब किया था, 1921 ने किया था, व्हेन इट जॉइंड अ लीग ऑफ नेशंस। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एस्टोनिया इन सितंबर 1991 आफ्टर सोवियत यूनियंस डिसोल्यूशन। यानी जब 1951 में सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद जब कंट्री बनी दोबारा से एस्टोनिया, तो इंडिया ने 1991 में इसको दोबारा रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले कब किया था, 1991 में रिकॉग्नाइज किया था। क्लियर है, चलिए तो एस्टोनिया ध्यान रखना किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है वो देख लेना। नीचे लातविया है, इधर साइड रशिया है। क्लियर है, और यहाँ एक छोटा सा पार्ट रशिया का भी है, कैलेनगार्ड है, लेकिन एस्टोनिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और इधर सी कौन सा है सर, ये बाल्टिक सी है। क्या है ये, बाल्टिक सी है। चलें आगे, चलिए तो ये रहा एस्टोनिया, मैंने आपको बता दिया। एस्टोनिया के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं सर, किसके साथ, रशिया है ईस्ट के साथ और लातविया है नीचे की तरफ। तो ये रहा लातविया इधर साइड और ये पूरा क्या है, ये रशिया है जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। और लेक पीपस याद रखना क्या है, लेक पीबस इन एस्टोनिया के अंदर है, बड़ी फेमस लेक है, रशिया और एस्टोनिया के बॉर्डर पर पड़ती है। बाउंडेड बाई गल्फ ऑफ फिनलैंड है, बाल्टिक सी है एंड लेक पीपस इन ईस्ट है। मैरीटाइम आइलैंड बॉर्डर किसके लगते हैं, फिनलैंड स्वीडन के साथ लगते हैं। और गल्फ ऑफ फिनलैंड ध्यान रखना, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये रही ऊपर की तरफ गल्फ ऑफ फिनलैंड है, उधर बाल्टिक सी है। उसके साथ साथ आइलैंड्स क्या है, लार्जेस्ट इसके सारीमा आइलैंड है और हिलुमा आइलैंड है। यहां पर इसके ये रहा आपका क्यों बोलते हैं सारीमा आइलैंड और ये है हिलुमा आइलैंड है इसके। उसके साथ साथ हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये माउंटेन का नाम है सूर मांगा मागी। और मेजर रिवर्स क्या है, नारवा है, पांडू है, पेजा है और केसरी है, कसारी है। ध्यान रखना है 4 रिवर्स का नाम। कैपिटल क्या है, टेलिन, मैंने बता दिया। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्लियर। उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट 1918 में और 1921 में क्या कर लिया हमने, रिकॉग्नाइज कर लिया। इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएसआर 1940 में और अगेन गेन द इंडिपेंडेंस 1991 में इसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और मेंबरशिप किसकी है जी, यूए का भी है, नाटो का भी है। ध्यान रखना, तो मेन चीज ये है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बिल्कुल एस्टोनिया पार्ट है। क्या ये नाटो उसका नाटो का पार्ट है, बिल्कुल एस्टोनिया नाटो का भी पार्ट है यूरोप के अंदर। क्लियर है, तो ये रही आपकी यूरोप। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेस इन न्यूज, जी हाँ जोजिला टनल फिर से न्यूज में थी क्योंकि देयर आर सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू, जो फाइनल ब्रेक थ्रू हमें मिला है, मार्किंग अ की स्टेप टुवर्ड ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑफ कश्मीर, कारगिल एंड लद्दाख। यानी अब दिक्कत क्या होती है, जब आप यहां से दिल्ली से चलोगे तो दिल्ली से जब आप
चंडीगढ़ पहुंचोगे, चंडीगढ़ से दो रास्ते जाते हैं लद्दाख जाने के, एक जाता है वाया जम्मू श्रीनगर कारगिल और लेह होता हुआ, और एक जाता है वाया मनाली, मनाली से लाहौल वैली होते हुए बारालाचाला होते हुए लद्दाख जा सकते हैं। क्लियर है? होता क्या है, इधर जो जम्मू से आप श्रीनगर जाते हो और श्रीनगर से जो कारगिल का जो रूट है, इस पर एक बहुत बड़ा माउंटेन पास है, दैट इज जोजिला पास। क्या है? जोजिला पास। अब होता क्या है, इस माउंटेन इतना हाई पास है, बर्फबारी की वजह से ये माउंटेन पास बिल्कुल बंद हो जाता है 3-4 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए बर्फबारी की वजह से। तो उस वजह से हम जोजिला टनल बना रहे हैं डायरेक्ट खोदकर, कि इसको पास पर चढ़ना ही नहीं पड़े, जैसे रोहतांग के लिए हमने अटल टनल बनाई। क्लियर है? तो ऐसी एक टनल बनाई जा रही है। तो जोजिला ध्यान रखेंगे, टनल है कहां पर, जोजिला पास कहां पर है, तो ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और क्या क्या न्यूज में रहा है वर्ल्ड में, एक बार न्यूज में देख लूं। सर नॉर्वे न्यूज में था, उसके साथ साथ क्या है, सैन एंड्रियास फोल्ट है, कंजर्वेटिव बाउंड्री मैंने आपको बता रखा है। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री या तो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, और या क्या होती है, पैरेलली मूव करती है, जिसको मैं क्या बोल रहा था, जिसको बोल रहा था कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, तो उसी का सैन एंड्रियास है। दूसरा है वोल्केनो डी फियागो है, बोलीविया है, वेनेजुएला न्यूज में है, बहुत अच्छे से कराया है। जायंट्स कॉजवे है, स्टेट ऑफ मसीना है, मसीना पता है सर मुझे, मकसर भी पता है, मलक्का भी पता है और मसीना भी पता है। नॉर्वे लेक बैकाल, बिल्कुल जी लोन में है, डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, कहां पर है, रशिया के अंदर है, और लीना रिवर का ओरिजिन भी यहां से है। उसके बाद शिविलंच वोल्केनो है, और वांगशू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ वर्ल्ड की न्यूज थी, हालांकि चलो थोड़ा देख लेते हैं एक एक करके इनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले सैन एंड्रियास फोल्ट को देख लो। सैन एंड्रियास फोल्ट अभी जस्ट आपको बताया कहां पर है, जब आप यूएसए देखोगे, जब आप यूएसए देखोगे तो ये यूएसए है, तो इस साइड में है आपका, यहां पर है सैन एंड्रियास फोल्ट। कहां पर है? सैन एंड्रियास फोल्ट। तो क्या कह रहा है, अ रिसेंट स्टडी हाइलाइटेड दैट द सैन एंड्रियास फोल्ट एडजॉइनिंग सी जकिंतो फोल्ट सिस्टम इन सदर्न कैलिफोर्निया आर एक्सपीरियंसिंग का हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्टोनिक स्ट्रेस, यानी जबरदस्त टेक्टोनिक स्ट्रेस है वहां पर, जबरदस्त टेक्टोनिक स्ट्रेस है। कहां पर? जो साउदर्न कैलिफोर्निया है, बिल्कुल नीचे की तरफ है। उसके बाद लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक गेट क्या है, साइंटिस्ट डिस्क्राइब द कैजोन पास और एज एन अर्थक्वेक बिकॉज इट कैन ब्लॉक अ रप्चर फ्रॉम स्प्रेडिंग बिटवीन फोल्ड्स। सैन एंड्रियास फोल्ट, सैन फियालो फोल्ट इंटरसेप्टेड द फोन। तो मेन चीज आपको इतनी रामकथा याद करने की जरूरत नहीं है, बस सैन एंड्रियास फोल्ट याद रखना। फोल्ट क्या है सर? ये फोल्ट बेटा ऐसे होता है, मान के चलो कोई भी दो टेक्टोनिक प्लेट अगर एक दूसरे के पास आ रही है तो दैट इज कन्वर्जन, और अगर दूर जा रही है दैट मींस देयर इज डाइवर्जन, और ना ही दूर आ रही है ना पास जा रही है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली क्या कर रही है सर, स्लाइड कर रही है। ऐसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बाउंड्री बोलते हैं। और इसी का बड़ा फेमस एक ही एग्जांपल है, दैट इज सैन एंड्रियास फोल्ट, जहां पर कंजर्वेटिव बाउंड्री है, जहां पर ये बता रहा है कि फोल्ट क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? चलो आगे चले। वोल्केनो डी फुगा है, टूरिस्ट ऑन ग्वाटेमाला वोल्केनो डी फुगा वर कोट ऑफ फायर ऑफ गार्ड व्हेन द वोल्केनो इरप्टेड। लोकेशन क्या है? लोकेशन कहां है? ग्वाटेमाला के अंदर है। अब आपको पता चले ग्वाटेमाला कहां है सर, एक बार देख लो। ग्वाटेमाला कहां है सर? मैक्सिको की तरफ दिखा दो आप मुझे, बस दिखा दिया, ये रहा ग्वाटेमाला। बेटा मैक्सिको के जस्ट इधर ग्वाटेमाला ही है। क्लियर है? निकारागुआ गोवा है, ग्वाटेमाला है, पनामा है, ये बहुत सारी कंट्रीज यहां पर है, उसी में है। एक ग्वाटेमाला को वोल्केनो डिगागो है, डी फ्यूगो वर कोट ऑफ गार्ड व्हेन द वोल्केनो इरप्टेड। लोकेशन क्या है? ग्वाटेमाला। सेंट्रल अमेरिका वोल्केनो है, आर्क उसी का रीजन है ये। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का टाइप एक्टिव बसाल्टिक स्ट्रेटोवोल्केनो है, स्ट्राटोवोल्केनो है। प्लेट बाउंड्री क्या है? कोकोस की और कैरिबियन की। सर ये तो आपने बता दी। और दोनों ही कैसी प्लेट हैं सर? दोनों ही ये माइनर प्लेट्स हैं। 7 माइनर प्लेट्स पढ़ा रखी हैं सर। एक तो होती है नाज़का प्लेट, एक होती है कोकोस प्लेट, एक होती है कैरिबियन, एक अरेबियन, एक फिलीपाइंस, एक स्कोशिया, और एक होती है आपकी क्या, स्कोशिया के बाद आती है एक अंटार्कटिक, नहीं स्कोशिया की प्लेट आती है आपकी जुआन दी फूका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और के अंदर है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर जुआन दी फूका प्लेट। क्लियर है? क्या ध्यान रखेंगे कहां पर है ये? लोकेशन ध्यान रखना बस इनकी। उसके बाद है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला को सबको पता है, लेकिन वेनेजुएला की बाउंड्री किस किस के साथ शेयर होती है ये जरूर ध्यान रखना। अब वेनेजुएला की बाउंड्री शेयर इधर साइड तो कोलंबिया से होती है, नीचे ब्राजील से होती है, और इधर होती है सिर्फ फ्रेंच गुयाना से। किससे होती है? इससे होती है गुयाना से। क्या है? कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना। कैपिटल क्या है? कराकस है। मेजर रिवर्स क्या है? रियो नेग्रो है और ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर के ऊपर ही क्या है सर? कुछ एंजल फॉल्स है। क्या है? एंजल फॉल्स है। यहां पर कहीं लिखा होगा वाटरफॉल्स, एंडीज के एंजल फॉल्स हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट है फॉल्स है। कैपिटल सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल लापाज है, और उसकी क्या बोलते हैं, सुक्रे कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, और जो लापाज है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो दो कैपिटल है इसकी, लापाज और सुक्रे। लोकेशन लैंडलॉक्ड है वेस्ट, और बॉर्डर्स क्या है?
अच्छा, बोलीविया के बारे में दिया हुआ है, बोलीविया न्यूज में था, मैं कहूं बोलीविया की पेरू के साथ कहां बाउंड्री लगी, क्लियर है। तो वेनेजुएला के बारे में इतना ही है। बोलीविया के बारे में देख लो, बोलीविया जस्ट नीचे ही है, कहां पर है, यहां पर है। ये आपका क्या है, वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, और ये रहा बोलीविया। और इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। और किस किस के साथ लैंडलॉक्ड, देखो ध्यान से, आपको ईस्ट में तो क्या मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा ब्राजील, यहां पर मिलेगा क्या, दिस इज योर पेरू, नीचे चिली है, और इधर अर्जेंटीना है, और इधर पैराग्वे है। तो 5 कंट्रीज हैं जिसकी इसकी बाउंड्री शेयर करती है बोलीविया की, क्लियर है। उसके साथ बोलीविया, लापाज, सुक्रे, वही तो कहूं, वेनेजुएला की तो बेटा काराकस कैपिटल है, ध्यान रखना। बोलीविया की है ये लापाज और सुक्रे, क्लियर। बाउंड्री ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे पढ़ा दिया। हाईएस्ट पीक क्या है, नवादो सजामा है, लिख लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और एक फेमस लेक है, लेक टिटिका का, दिस इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। क्या है ये, दिस इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, हाईएस्ट एग्जैक्ट लेक नहीं है। उसके बाद जियोन कॉजवे है, देख लेते एक बार जियोन कॉजवे कहां पर है, ये रहा, यानी आयरलैंड की बात कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है, आयरलैंड के आसपास कहीं जियोन कॉजवे बता रहा है, देख लेते हैं एक बार क्या है जियोन कॉजवे। Geochronologist investigating the formation of giant causeway recently discovered its formation over लेकिन इतना लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न आइलैंड के पास है, मैंने भी बताया, यूनाइटेड किंगडम का जो नॉर्थ आइलैंड है उसके ऊपर है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, बोलीविया, जायंट कॉजवे, वेनेजुएला, और उसके ऊपर क्या थे सर, एक सैन एंड्रियास फोल्ड था और वोल्केनो डी फिएगो था। उसके बाद देखिए नॉर्वे, नॉर्वे इज इंपोजिंग अ नियर बैन ऑन द यूज ऑफ जनरेट एआई टूल्स बाय एलिमेंट्री स्कूल। बस इन एआई के ऊपर कुछ न्यूज आई है, ध्यान रखना। एआई पहले, सबसे पहले तो इसका कैपिटल क्या है, ओस्लो, क्या है नॉर्वे कैपिटल, ओस्लो है। उसके बाद लोकेशन क्या है, वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर है, यानी जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है ये नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन का, उसके ऊपर जो वेस्ट वाला नेशन है बिल्कुल इधर वाला, ये नॉर्वे है। सी, बैरन सी से घिरा हुआ है, साउथ नॉर्वेजियन सी से घिरा हुआ है, नॉर्थ सी से। हाईएस्ट पीक क्या है सर, ग्लैदोपिगन है। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, ग्लोमा, ये याद रखने ना, ग्लोमा, ग्लोमा जरूरी है, ग्लोमा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्वे। उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ मसीना, मैंने आपको बता दिया मसीना कहां पर है। जापान प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज बायलैटरल कोऑपरेशन दी एम्बिशन टू बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस इटली, स्टेट ऑफ मसीना। लोकेशन, यानी जो इटली आपकी नीचे यूरोप में इटली लटकी हुई है, वहां से आप जब सिसिली और इटली के बीच में से निकलोगे, दिस स्टेट ऑफ मसीना है, क्लियर। या आपको यहां से टायरनियन सी से आयनियन सी की तरफ जाना है, तो तब आपको मिलता है क्या, तब मिलता है स्टेट ऑफ मसीना, यानी यूरोप के मेडिटेरियन सी की बात करता हूं, क्लियर। साउदर्न इटली इट सेपरेट मेनलैंड इटली और सिसिली, यही बताया मैंने, या तो आपको दो किसी सी को कनेक्ट कर रही होगी, या दो लैंडमास को सेपरेट कर रही होगी। मेन इटली और सिसिली आइलैंड को सेपरेट करती है, या आपकी टायरनियन सी और आयनियन सी को कनेक्ट करती है, क्लियर है। उसके बाद वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस लिए न्यूज में था सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 126 करोड़ कॉर्पोरेशन वर्क रिलेटेड टू द वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लोकेशन क्या है, रेडाक रिवर के पास है। रेडाक कहां पर है सर, यानी कि इंडिया के अंदर भी है। लोकेशन वांगचू रेडाक में है, और चूखा क्या है, इसलिए वांगचू नाम है इसका, क्या है, वांगचू नाम है, चूका भूटान के अंदर है। टाइप 570 मेगावाट का इसका पीकिंग होगी। उसके साथ साथ वांगचू रेडाक रिवर जो है इसको पानी देंगी, जो ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। और सिग्निफिकेंस क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंडिया भूटान जॉइंट हाइड्रो प्रोजेक्ट अंडर दी 5000 मेगावाट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे क्या है, इट इज प्लेसेस इन न्यूज में, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर है। कौन बना रहा है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन कंपनी बना। प्लेसेस इन न्यूज में लेक बैकाल, आपको बताइए लेक बैकाल कहां है, रशिया के अंदर है। इट इज द डीपेस्ट लेक, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। अगर मैं बाई वॉल्यूम की बात करूं, वैसे तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर क्या है, सुपीरियर है, जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, होम्स के अंदर है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है सर, कैस्पियन सी है। और कैस्पियन की बाउंड्री किससे शेयर होती है सर, तारिक से शेयर होती है। किससे, तारिक से। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, और आपका है ये आपका अफगानिस्तान है, और रशिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, अजरबैजान है बेटा, क्या है, अजरबैजान है, वो अफगानिस्तान नहीं है, क्लियर। और नीचे ईरान है, ये क्लियर है। तो ये रही आपकी क्या लेक्स हो गई। लार्जेस्ट ओल्खन है, और यूनेस्को हेरिटेज साइट है, फैक्ट होम टू द बुरियत पीपल है, होम टू द बुरियत पीपल है। शिवलंच वोल्केनो है, बिल्कुल ये भी रहा है न्यूज में। और एक होमवर्क है आपके लिए कि रिसेंटली फिलीपींस का कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ है, अभी 1-2 दिन में पहले, और वो न्यूज में था, लिख लेंगे, अपडेट कर लेंगे। और ये क्या है, सिविलुचु वोल्केनो है, रशियाज फर्स्ट
फार ईस्ट इरप्टेड रिसेंटली है। लोकेशन कामचाटका पेनिनसुला। और हो सर ये तो बहुत दूर हो गया। जी हाँ बहुत दूर है बेटा, ये जो पूरा इंडिया है यहां पर, इधर ये पूरा रशिया है और रशिया के ऐसे नीचे की तरफ एक पेनिनसुला लटका हुआ है, कामचाटका पेनिनसुला है, इसी के ऊपर है ये वोल्केनो। किसके ऊपर है? इसी के ऊपर नाम है शिवलंच वोल्केनो। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, चलिए। प्लेसेस इन न्यूज इन इंडिया देख लो एक बार, इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में रहे, कर लेना। मजोली आइलैंड रहा है, रिवराइन आइलैंड है, सिमलीमाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। उसके साथ साथ ब्रह्माणी रिवर, जी हाँ ब्रह्माणी, बैतरनी, ब्रह्माणी, ये सब आपको पता हो। उसके बाद किन्नरा सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और किन्नरा सनी जो है एक रिवर भी है, क्या है? एक रिवर भी है। उसके बाद बेरीजाम लेक है और थामीरा ब्राह्मणी, थामीरा बरानी रिवर है। उसके साथ साथ क्या है? किश्नाऊ प्रोजेक्ट है, मसरूर रोक कट है, मुकुंदरा हिल्स है। कहां है सर ये मुकुंदरा हिल्स? कहां है मुकुंदरा हिल्स? सर ये तो राजस्थान में है। और किरथाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये सब चीजें इंडिया में न्यूज में रही हैं, इनको हाईलाइट कर लेना और इनके बारे में मत पढ़ो, लेकिन नाम ध्यान रखना किस चीज से लिया और किस स्टेट के अंदर है। इसमें से स्टेट वाइज देख के लोकेशन याद रखना, स्टेट वाइज। चलें आगे। इंपॉर्टेंट सीज इन दी वर्ल्ड, ये शायद करा चुका हूं मैं। इधर सी ऑफ ब्लैक सी के अंदर ब्लैक सी है, उसके अंदर एक छोटा सा क्रीमिया पेनिनसुला है, वहां से सी ऑफ एजोव है, और उससे कैस्पियन सी है। ब्लैक यहाँ पर बैकाल नहीं लिखी हुई है। बेरिंग सी इधर साइड है, ये ओखोटस्क का रीजन है, बे ऑफ गल्फ ऑफ ओखोटस्क है। सी ऑफ जापान है पूरा ये, और ये है ईस्ट चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी। दिस इज लाल सागर, दिस इज पर्शियन गल्फ। क्या है ये? पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन है। क्लियर? इसके बाद मेडिटेरेनियन सी है, एड्रियाटिक ये है, एजियन यहाँ पर है, ये रहा एजियन। क्लियर? तो ये है कुछ आपकी वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के अंदर। अब आते हैं जरा थोड़ा सा पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में एक टॉपिक आया है, राइट टू बी फॉरगॉटन। क्या आया है? राइट टू बी फॉरगॉटन, कि भाई मेरा भूलने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द राइट टू बी फॉरगॉटन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। सर आर्टिकल 21 इतना ब्रॉड बना दिया है सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ने कि नई नई फंडामेंटल राइट्स को किसमें कर देता है? आर्टिकल 21 में जाता है। तो बोल दिया कि जो है आपके राइट टू बी फॉरगॉटन है, यानी आपको भूलने का भी अधिकार होना चाहिए। यानी जो ये आपकी गूगल वगैरह जो कंपनीज हैं जो आपका डाटा स्टोर कर रखती हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा था? सरकार ने कहा कि द इंटरनेट परमानेंट मेमोरी कैन कॉज द लास्टिंग डैमेज टू अ पर्सन रेपुटेशन। यानी बहुत समय तक आप डाटा को इकट्ठा करोगे तो कहीं ना कहीं पर्सन की रेपुटेशन खराब होती है, एम्प्लॉयमेंट पर खतरा आता है, उसकी रिलेशनशिप खराब होती हैं। इस वजह से क्या बोला कि आप क्या करो सर, उन सब डेटा को, उन सब फोटोज को ज्यादा समय तक ना रखो और डिलीट कर दो, क्योंकि पीपल हैव राइट टू बी फॉरगॉटन अंडर आर्टिकल 21। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एनईसी 73rd प्लेनरी मीटिंग। ध्यान रखना, ये जो आपकी एनएससी है, एनएससी क्या है पहले तो यही देख लो। एनएससी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होती है, उसकी ये मीटिंग हुई है 73rd की प्लेनरी मीटिंग है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल क्या है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उसकी 73rd प्लेनरी मीटिंग है। रिव्यूड दी प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको देखना। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी एंड रिकॉग्निशन, रीजनल इंटरप्रिटेशन है। क्लियर है? Emphasize by laid on the achieving the vision of developed northeast by 2020, जो कि हमारा विकसित भारत का विजन भी क्या है? 2047 का है। तो ये भी क्या है? डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट बाय 2047 है। तो ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। और इसने क्या लॉन्च किया है सर? दे हैव इनॉग्रेटेड दी और दे हैव होस्टेड दी 73rd प्लेनरी मीटिंग है। चलिए न्यू दिल्ली में हुई है ये। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में देख लो एक बार। इट इज एन स्टैट्यूटरी रीजनल, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1979। इट फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है, उन मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। कंपोजिशन क्या है? एक चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन जो होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। वाइस चेयरमैन कौन सा होता है? मिनिस्टर होते हैं इसके, और ये कुछ मेंबर्स हैं। गवर्नर ऑफ ऑल 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इन कौन है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, अरुणाचल क्या बोलते हैं इसको, मिजोरम 6, और त्रिपुरा 7, और मेघालय 8। इन 8 स्टेट्स के क्या होते हैं सर? जो गवर्नर्स होते हैं सब इसमें बैठते हैं। चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये सभी बैठते हैं, गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स। उसके साथ 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्टर बैठते हैं इसके अंदर। चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर, और वाइस मैन कौन होता है? मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कौन होगा। क्लियर है? और ये रहे इसके मेंबर स्टेट्स आपके सामने, ध्यान से पढ़ लेना, विद कैपिटल याद कर लेना इनकी।
और उसके बाद आती है आपकी क्या, 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। क्या है? 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है। अब ये क्या है? ये नीति आयोग की एक काउंसिल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करी थी उन्होंने। 11th गवर्निंग काउंसिल यानी जो इलेक्शन कमीशन की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी 11th मीटिंग हुई है नीति आयोग की। कहां? और उसकी थीम क्या रखी गई है? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 के बारे में है। और उसको देख लो, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। 2015 में बनाई गई प्लानिंग कमीशन को अलग करने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के बाद। उसके साथ साथ नेचर क्या है? नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टैट्यूटरी, मैंने आपको बताई थी, मेनली ना एग्जीक्यूटिव बॉर्डर है। सर क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक पॉलिटी थिंक टैंक है, पॉलिसी को कैसे बनाना है वो बताएगी। प्रमोट कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, प्रोवाइड स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस टू द गवर्नमेंट। उसके बाद कंपोजिशन कौन होता है गवर्निंग काउंसिल में? ये क्वेश्चन पॉलिटी में आते हैं डायरेक्ट। कैसे? जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो एपेक्स बॉडी होती है नीति आयोग की, जो होती है प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के वो होते हैं। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज अगर लेजिस्लेचर है वो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, और उसके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, और स्पेशल इन्वाइटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को बुलाया है तो वो भी आके इसमें बैठ जाता है। समझ आई बात? तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है वो भी ध्यान रखना, कितने मेंबर होते हैं, कैसे कैसे हैं, इस बार कितनी मीटिंग हुई है, किस नंबर की है, उसकी थीम क्या है, ये सब ध्यान रखना। और नीति आयोग के बारे में आपको सामने है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव, मेरली एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 2015 में बनाई गई थी टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। क्या बोला? टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंडिया। क्लियर? तो ये थे कुछ आपके इसके अंदर कुछ आपके लिए करंट अफेयर्स। और आएंगे क्लास के अंदर, कुछ और बाकी हैं। फॉर एग्जांपल अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, और कोई रिपोर्ट्स आई है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के कोई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह न्यूज में है, तो वो सब होंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।